लास्ट टर्न में हमने क्या किया था, स्पेक्ट्रा के बारे में चीजें समझी थी। ठीक है, हमने लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री सारी सीरीज देख ली थी। वो किस रीजन को बिलोंग करती हैं ये भी हमने देख लिया था। यहाँ तक चीजें खत्म हो गई थी। अब आज हमें देखना है क्या, कि जो ये फॉर्मूला है ये किसके लिए होल्ड करता है। ठीक है, तो जो ये रिडबर्ग फॉर्मूला है हमारा, जो ये फॉर्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ होल्ड करता है किनके लिए। ये तुम्हारा होल्ड करता है बाबू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज के लिए। देखो क्या क्या, या तो तुम इसको निकाल सकते हो हाइड्रोजन के लिए, या तो तुम इसको निकाल सकते हो हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, या तुम इसको निकाल सकते हो हीलियम। ठीक है, या तुम इसको निकाल सकते हो हीलियम के लिए, या तुम इसको निकाल सकते हो लिथियम 2+ के लिए। कहने का मतलब समझो, अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। हीलियम पॉजिटिव की बात करो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? लिथियम 2+ की बात करो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 1। यानी इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए सिस्टम में? एक होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बस हम निकाल सकते हैं। अगर जैसे हाइड्रोजन था तो वहां पर Z की तो वैल्यू 1 थी, तो इस पूरे इक्वेशन को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 के स्क्वायर से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जब हम हीलियम ले या लिथियम ले या इनके आगे की स्पेशीज ले, तो वहां पर जो एटॉमिक नंबर है वो फर्क डालेगा। ठीक है, वहां पर जो एटॉमिक नंबर है वो फर्क डालेगा। और तब क्या होगा, हमें एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से इस पूरे इक्वेशन को, रिडबर्ग फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, तुम इसको निकालोगे हीलियम के लिए Z की वैल्यू, Z की वैल्यू 2 होती है। Z इज नॉट द मास नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3 है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, अगर हीलियम लियो तो 2 का स्क्वायर, लिथियम लियो को 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। हमने देखा अब ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ही तो हो रहा है ना, N2 से N1 में आ रहा है। ठीक है, फिर N3 से N1 में आ रहा है, या किससे किस में आ रहा है। तो अगर हम ट्रांजिशन की वैल्यू देखें और ट्रांजिशन समझने की कोशिश करें, तो ये हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल से मान लो। ठीक है ना? तो अब एनर्जी लेवल्स की बात कर लो। तो पहला अगर हम ट्रांजिशन देखें N2 से N1 में होता हुआ, तो N2 से N1 में कितने ट्रांजिशन होंगे? सिर्फ एक। N2 से N1 में सिर्फ एक ट्रांजिशन होंगे। अगर हम N3 से बात करें ट्रांजिशन की, तो N3 से जो ट्रांजिशन हो सकता है वो पहला N3 से N2 में हो सकता है, और दूसरा N3 से N1 में हो सकता है। इसके बाद अगर मैं N4 से बात कर लें, तो N4 से ट्रांजिशन N3 में हो सकता है, N4 से N2 में हो सकता है, N4 से तुम्हारा N1 में हो सकता है। N5 से बात कर लो, 4 में आएगा, 3 में आएगा, 2 में आएगा, और 1 में आएगा। अभी तो n की वैल्यू कम है, तो भाई तुम ऐसे निकाल ले रहे हो। लेकिन अगर n की वैल्यू बढ़ जाए, उस केसेस में क्या करोगे? उस केस में ऐसे बना के निकालना तो मुश्किल है। मान लो मैंने बोल दिया कि N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू तुम्हारी 20 है। अब इस केस में अगर निकालने बैठोगे तो हालत खराब हो जाएगी। 20 आएगा क्या? अब जितना भी आए, ठीक है, जितना भी आए वो तुमको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। तो देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम कैसे समझेंगे। एटॉमिक क्या चीज? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज। फॉर दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज, मीन्स वैसी स्पेशीज जो एक इलेक्ट्रॉन रखती हो अपने शेल में। ठीक है ना, उनके शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये बराबर होगा N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले की मदद से तुम लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हो। ये 1 है। चलो अब जरा इस केस के लिए निकाल के दिखाओ तो कितना आ रहा है। इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है।
किसी का तो 20 आ रहा था इससे पहले, 40 भी आ रहा था, अभी देखो कितने आ रहे हैं। ये समझने में दिक्कत है। 190 आ रहा है आंसर, चलो निकाल के देखते हैं, आ जाओ। अगर हम यहाँ की बात कर लें, n2 की वैल्यू कितनी होगी 20, n1 की वैल्यू 1, 20 -1 +1, यहाँ पे आ गया 19, 19 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है 190। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हो जाएंगे 190। समझ में आ गया ना। चलो तो आगे बढ़ो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको यहां से नोट डाउन कर लो पहले, पहले इस फॉर्मूले को लिख लेना। ये कैसा फॉर्मूला है, रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज एग्जांपल। वो जेड की वैल्यू क्यों होगी, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मतलब होता है ये कितने ट्रांजिशन दिखा रहा है, उस स्टेट से कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, दैट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस, ठीक है, दैट इज द स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें ऑब्जर्व होगी। चलो आगे बढ़ो, मतलब इसको लिखो जल्दी से, नोट डाउन करो। चलो तो मेरा अगला सवाल देख लो, ये मान लो ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये किस रीजन को कोरिस्पॉन्ड करेगा ये बताओ।
मान लो अगर मैंने तुमको ऐसे एक ग्राफ दे दिया और मैंने पूछा कि ये जो तुम्हारा ट्रांजिशन हुआ है ये किस रीजन को कोरिस्पॉन्ड करेगा, ये जो यहाँ पे ट्रांजिशन जो आया है ये किस रीजन को कोरिस्पॉन्ड करेगा, इसको विजुअल रीजन को कोरिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, किस सीरीज का होगा, कौन सा? बालमर सीरीज, अच्छा। चलो, और अगर इसकी बात कर लें, अगर इसकी बात कर ले तो पाश्चन, ठीक है ना। ये आएगा विजुअल रीजन में, ये किस में आएगा, इंफ्रारेड में आएगा। ठीक है, ये कोरिस्पॉन्ड करेगा किसको, पाश्चन को, और ये बाल्मर को। ठीक है ना। अगर ये इस ट्रांजिशन का पूछते तो ये लाइमन को। पेन नहीं चूज तो है, देखो। अरे यार हाथ यहीं पर है, पता नहीं कैसे टच हो जा रहा है। चलो चलो, अब अगला सवाल लिखो। सबने नोट डाउन कर लिया ना इसको। अगला सवाल लिखो। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाओ दो, मैं उसको भी देखता हूँ। सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज। ठीक है, इन लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। नोट डालो, लिखो नोट, पहले नोट लिखो, नोट लिखो। नोट में पहला लिखना, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फॉर
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात आती है तो इस केस में जो n2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इस केस में जो n2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये वही केस होता है अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है तो ये केस होता है मैक्सिमम एनर्जी का। ये केस किसका होता है, मैक्सिमम एनर्जी का। कैसे देख सकते हो, क्या होता है, E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, और यहां से देख लो एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के। तो अगर ये क्या होगा, ये अगर शॉर्टेस्ट होगा तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो ये केस होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, और n1 डिपेंड करेगा कि किस सीरीज को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। लाइमन बालमर पास्टियन ब्रैकेट फन हम्फ्री। लाइमन है तो 1 लोगे, बालमर है 2 लोगे, पास्टियन में 3 लोगे, तो ये इस पे डिपेंड कर देगा, तो वहां से हमारा काम निकल जाएगा। अब शॉर्टेस्ट के लिए तो ये हो गया। दूसरा क्या आता है, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इस केस में क्या होगा, n2 की वैल्यू, n2 की वैल्यू जो होगी वो होगी n1 प्लस वन, n1 प्लस वन। यानी कि लाइमन है तो उसके लिए 2 होगा, बालमर है तो उसके लिए 3 होगा, मतलब जस्ट अपने बगल वाले में जाए। ठीक है ना, वो केस होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का। यहां पे बताया तो तुमको इससे ऊपर में। हाँ, तो अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, एंड इस ये केस में तुमको क्या मिलेगी, मिनिमम एनर्जी। क्या मिलेगी, मिनिमम एनर्जी मिलेगी। क्यों भैया, देख लो यहाँ पर, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। लेमडा जब ज्यादा एनर्जी तब कम, लेमडा ज्यादा एनर्जी कम, लेमडा कम एनर्जी ज्यादा। नोट डाउन कर लो इसको, इसको नोट डाउन करो, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब हो जाएगा क्वेश्चन, चलो स्टार्ट कर दो। नहीं हो पाया, चलो भाई हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला क्या हमारे पास, लाइमन सीरीज को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। ये वैल्यू है रेडबर्ग कांस्टेंट की 109677, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, इनफाइनाइट का स्क्वायर। z की वैल्यू तो 1 रहने वाली है, क्या होगा 109677 इंटू 1/1,
पर सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से तुम्हें N2 की वैल्यू पता चल रही है। अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ। बस यही इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है। अगला लिखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ। हो गया, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर, ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द आयन, फॉर द आयन, डायन नहीं, द आयन having one electron, having one electron and three proton, and three proton having one electron and three proton in the nucleus. Full stop. The transition, the transition takes place, the transition takes place, full stop. The transition takes place between the two energy levels, the transition takes place between the two energy levels whose sum is 4, whose sum is 4 and difference is 2, whose sum is 4 and difference is 2। जिनको भी नहीं सुनाई देता है, हियरिंग प्रॉब्लम, वो आगे आके बैठा करें, पीछे नहीं। and difference is 2, full stop। in which region of the electromagnetic spectrum, in which region of the electromagnetic spectrum, in which region of the electromagnetic radiation spectrum, spectrum sorry, will this line lie, will this line lie। चलिए सॉल्व कीजिए इसको।
चलो क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्या बोला गया क्वेश्चन में? पहले क्या बोला गया क्वेश्चन में? वैल्यू दी गई है n1 प्लस n2। कितना दिया है? 4 दिया है। और क्या दिया हुआ है? 2 दिया है। इन दोनों को ऐड कर दो। यही दिया, क्या क्वेश्चन दिया? यही दिया है ना? टू। अरे हाँ ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो ना, ये जो चीज है, ये तुम्हारा n2 माइनस n1 है ना? n2 माइनस n1 हो। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? कितना आ रहा है तुम्हें? कौन सा 3 कौन सा 1? एन। हाँ, छोड़ो इसको। ये हो गया तुम्हारा। अगर तुम n2 निकालोगे कितना आएगा? 3 आएगा। अगर सॉल्व करने में दिक्कत है सीधे समझो, ये नहीं हो पा रहा। n2 बड़ा है। ट्रांजिशन कहाँ होगी? बड़े से छोटे में आएगी ना। यही तो हम पढ़े ना, हम एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो बड़े से छोटे में आएगी ट्रांजिशन, तो n2 बड़ा ही होगा ना। ठीक है ना? सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत है इसको। n2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और n1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। n1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर सिंपल बताना चाहो तो यहां से ही बता सकते हो, क्योंकि n1 की वैल्यू 1 है। n1 की वैल्यू 1 है, तो ये किसको कोरिस्पॉन्ड करेगा? ये करेगा लाइमन सीरीज को। ये लाइमन सीरीज को कोरिस्पॉन्ड करेगा। और लाइमन सीरीज किस में आती है? यूवी में आती है। पहला तरीका ये हो गया निकालने का। मान लो यहां से तुमको नहीं पता है क्या हो सकता है, तो इसके आगे क्या करोगे तुम लोग? अब फॉर्मूला यूज करोगे। न्यू बार इजकल टू 109677 1 बाई इंटू जेड। जेड की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? 3 होगी, क्योंकि 3 प्रोटॉन दिए हुए हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। हाँ, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आंसर। ये आ रहा है। ये आंसर आ रही ना? इतना आंसर आ गया था ना? हाँ, और ये वेवलेंथ नहीं, ये तुम्हारी वेवलेंथ है। मैंने इसको इन्वर्स कर दिया। मैंने इसको इन्वर्स कर दिया है। वेवलेंथ निकाला हमने, क्योंकि वेव नंबर क्या होता है? 1/λ होता है ना। तो इसको मैंने इन्वर्स कर दिया है, क्योंकि वेवलेंथ के टर्म से हम लोग आराम से देख पाएंगे कि वो किस सीरीज को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वेवलेंथ इसकी कितनी आ गई? इतनी आ गई। अब क्या होगा? अब जब वेवलेंथ निकल गई है, तो अब देख लो, 10⁻6 है, सॉरी 10⁻−6 है, और सेंटीमीटर्स में है। ये किसको कोरिस्पॉन्ड करता है? ये यूवी रीजन को ही कोरिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि ट्रांजिशन जिसमें आता है वो डिसाइड करता है किस सीरीज में होगा, ना कि जहां है वो। तो वो हाइयर एनर्जी है ना, वो नहीं डिसाइड करेगी। जो लोअर एनर्जी है वो डिसाइड करेगी तो किस सीरीज को बिलोंग करेगा। कितने स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है, कितने तरीके के ट्रांजिशन पॉसिबल है, वो बताएगा। यहां से तुमको जो लैम्डा की वैल्यू मिल गई। लैम्डा तुम्हारा 10⁻⁻6 के ऑर्डर में है सेंटीमीटर में, तो इसको किसको क्या बोलोगे? यूवी रीजन को लाई करता है। ठीक है। जिसमें जैसे देखो, जब भी ट्रांजिशन हो रहा है, तो कहाँ से आ रहा है ये मैटर नहीं करता है, कहाँ पे आ रहा है ये मैटर करता है। ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट में आया तो लाइमन हो गया। तो अगर तुम यहाँ से n2 n1 निकाले तो वैसे भी तुम आंसर दे देते, पर फिर भी ये निकाल के यहाँ से कंफर्मेशन हो गया, यहाँ बात सही है, इसी को करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए। चलो, अगला टॉपिक लिखो, बोर मॉडल ऑफ एटम। एक और क्वेश्चन करा दूं? सब लोग एक और क्वेश्चन करा दूं? एक और क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द वेव नंबर, कैलकुलेट द वेव नंबर
कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, calculate the wave number for the shortest wavelength during transition in the Balmer series, during transition in the Balmer series of atomic hydrogen, Balmer series of atomic hydrogen. हो गया? चलो सॉल्व करो. हाँ, सीधे फॉर्मूले में पुट करना है. न्यू बार कैसे निकलेगा? 109,677 1/n1 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, -1/इनफाइनाइट का स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 109,677/4 कितना आ रहा है? पर सेंटीमीटर. ठीक है, z की हमें नीड नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि हाइड्रोजन था. हाइड्रोजन के लिए z क्या हो जाता है? 1 हो जाता है.
तो काम वहां पे खत्म हो जाता है। ठीक। अगले टॉपिक पे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक, इंटरेस्टिंग मॉडल, बोले तो बोर मॉडल। नाम बोरिंग है पर काम इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बोर मॉडल। बोर्स मॉडल। चलो, तो बोर्स मॉडल बेस किस चीज पे है? इसका बेस क्या है? इसका बेस हम कुछ दिन से बना रहे थे कि हम बोर मॉडल अब पढ़ ले। इसका हम बेस बना रहे थे कि हम इसको पढ़ ले। ठीक है, और ये बेस किस पे है? दिस इज बेस्ड ऑन प्लांक क्वांटम थ्योरी। क्या है पहला इसका बेसिस? प्लांक क्वांटम थ्योरी। इनका बेस है प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक है ना? यहां से इन्होंने ये चीजें बताई हैं। ठीक है, यानी प्लांक क्वांटम थ्योरी जब हमने समझ ली है तो अब हम बोर मॉडल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और बोर मॉडल से हमें चीजें क्या क्या पता चलेंगी, क्या क्या चीजें यहां से हमें देखने को मिलेंगी? यहां से हमें पता चलेगा सबसे पहले स्टेबिलिटी। ये बताएंगे क्यों एटम स्टेबल होते हैं। दे विल टेल अस व्हाई एटम्स आर स्टेबल। पहला काम ये करेंगे। दूसरा, दे विल टेल अस अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। दे विल टेल अस अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में ये हमें बताएंगे। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में ये हमें बताएंगे। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें मिल जाएगा रेडियस। रेडियस मिल जाएगा। किसका रेडियस? इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है। ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा। यहां से हमें और क्या मिल जाएगा? यहां से हमें वेलोसिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की। यहां से हमें एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी के बारे में हम चीजें समझ लेंगे। यानी बोर पढ़ने के बाद, बोर थ्योरी पढ़ने के बाद हम ये जान जाएंगे कि क्यों एटम स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्बिट में किस तरीके का है। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑर्बिट में किस तरीके का है। क्यों नहीं जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। इससे पहले यही तो हमारी थ्योरी में दिक्कत थी ना, क्या? कि इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूम रहा है तो एक्सिलरेटेड पार्टिकल है। एज पर द थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, accelerated particle radiates energy, and if they are radiating energy, so ultimately they will collapse. बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इन्होंने बताया। इन्होंने बताया, तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए। हेडिंग डाल लो, बोर मॉडल। बोर्स मॉडल। इसको जब लिखना तो लिख लेना, वॉट वी विल अंडरस्टैंड। वॉट वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस थ्योरी। क्या क्या चीजें हम लोग समझ जाएंगे इस थ्योरी के कंप्लीट होने पर। लिख लो, वो भी ठीक है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में देख लेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं रिवॉल्व करेंगे जहाँ उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो। ठीक है, H/2 का के बराबर हो, यानी इंटीग्रल मल्टीपल हो H/2 का, वहीं पर वो जो है रिवॉल्व करने वाले हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में देख लेंगे, एक्साइटेड स्टेट के बारे में देख लेंगे। चलो सबसे पहला पॉइंट चालू करते हैं। इसको लिख लिया था ना, सबसे पहले लिखते हैं। आ जाओ। तो इनका जो सबसे पहला पॉस्टुलेट था वो क्या था कि देखो भाई, न्यूक्लियस तो हमारे बीच में है, ठीक है, लेकिन इसके बगल में फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं। इसके बगल में क्या है? फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या कहा था इन्होंने कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? फिक्स ऑर्बिट्स हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स। दे आर नोन एज एनर्जी लेवल्स। तो ये सब क्या है बाबू? एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेंगे और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ये इनका पहला पोस्टुलेट था। तो इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in circular orbits. The nucleus in circular orbits each orbit has a discrete energy. Each orbit has a discrete energy and are known as energy levels. And are known as energy levels. ठीक है ना, नोन एज एनर्जी लेवल्स। ठीक, ये काम हो गया। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला? ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे। ठीक, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास एन की वैल्यूज कितनी है? एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। शेल वाइज फॉर्म में देते हैं, के एल एम एन, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन जिस स्टेशनरी स्टेट का है, जिस स्टेशनरी स्टेट का है, वो उसके लिए ग्राउंड स्टेट होगा। क्या होगा उसके लिए? ग्राउंड स्टेट होगा। जैसे मान लो कि अगर मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अगर n=1 का है, तो ये n=1 उसका ग्राउंड स्टेट है, यानी यहां पर उसकी एनर्जी क्या है? मिनिमम है। इसके बाद अगर वो कहीं भी और जाता है तो वो उसका एक्साइटेड स्टेट होगा, यानी ये इसका क्या है? ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे एनर्जी क्या? मिनिमम रखा हुआ है। अब उसको बाहर से एनर्जी जब मिलेगी तो वो एक्साइट होगा। वो एक्साइट होगा तो फिर वो लेवल्स चेंज करेगा, और जब लेवल्स चेंज करेगा तो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होगा, वो हम देखेंगे। और जब ये लेवल्स चेंज कर रहा है तो वहीं पर एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि रहने वाले यहाँ के हैं, ये आके बसे यहाँ पर हैं। ये कुछ लोग होते हैं ना जो कहीं और के रहने वाले से पूछते नहीं आप कहाँ के रहने वाले हैं आप, हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो वहीं भगा देंगे आपको, क्योंकि ऑप्शन रहता है ना कि वहां भगा देंगे आपको। वही चीज यहाँ पर है कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो उसके बाद डी एक्साइटेशन का चांस बनता रहेगा। और जिस ये भी ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर पाथ में, वो उसका क्या होगा? ग्राउंड स्टेट होगा या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट होगी। अब यहां पर देखो, अगर हमें देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा किस ऑर्बिट में, तो वो हर इलेक्ट्रॉन वहां रिवॉल्व करते हैं जहां पे जो उनका एंगुलर मोमेंटम हो, जहां पे उनका जो एंगुलर मोमेंटम हो वो H/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इलेक्ट्रॉन will revolve in that orbit in which their angular momentum is integral multiple of H/2 इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जहां उनका एंगुलर मोमेंटम H/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। और यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि वैल्यूज डिस्क्रीट हैं, मींस क्वांटाइज्ड हैं चीजें। एक फिक्स वैल्यू हो सकती है, कोई वैल्यू नहीं हो सकती है,
फिक्स वैल्यू हो सकती है जो h/2 पाई का इंटीग्रल होगा, यानी या तो h/2 पाई या 2h/2 पाई या 3h/2 पाई या 4h/2 पाई। ये बात क्लियर हो रही है ना? तो उसका वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा जहां पर भी ये रिवॉल्व करेंगे। कोई इशू? लिखते हैं द एंगुलर मोमेंटम, सेकंड पॉइंट डालो, सेकंड पॉइंट में डालो और लिखो द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in a given stationary state, in a given in a given stationary state, in a given stationary state is given by, is given by, फिर इक्वेशन लिख लीजिए आप लोग, is given by ये लिख लिया ना? अब यहां पे एक पॉइंट और लिखो, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, हाँ नहीं नहीं उसी में लिखो, आगे लिखो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, we can say that the angular momentum, we can say that the angular momentum of an electron, the angular momentum of an electron in an atom is quantized, is quantized, is quantized। पहले पढ़ा ना क्वांटा, क्या हो, डिस्क्रीट अमाउंट फोटॉन्स, वही चीज है, क्वांटाइज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वैल्यूज आ सकती है वो कैसी आ सकती है, वैल्यूज देखो यहां पर, वैल्यूज चेक करो कैसी आ सकती है, या तो 1h/2 पाई, ठीक है, या फिर 2h/2 पाई, या फिर 3h/2 पाई, या फिर 4h/2 पाई, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। मैंने यहां पे इसको काटा इसलिए नहीं है ताकि ईज हो समझने में, कि h/2 पाई को ही हम मल्टीप्लाई करें 1 से, फिर इसको हम 2 से, फिर इसको 3 से, फिर इसको 4 से, एंड सो ऑन से, और हमें डिस्क्रीट वैल्यूज मिल रही हैं। आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट लिखो, तो एज लॉन्ग एज, नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए, सो एज लॉन्ग एज, so as long as an electron moves, so as long as an electron moves in a discrete orbit, मतलब जिस ऑर्बिट में है वो, जो उसका ग्राउंड स्टेट है, अगर उसमें वो घूमता रहेगा जब तक चाहे तब तक, इट विल नाइदर, इट विल नाइदर एब्जॉर्ब, it will neither absorb nor emit energy, it will neither absorb not emit energy।
इस पॉइंट से क्या समझ में आया तुम लोग को? हाँ, मतलब अगर जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो घूमता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पर रहेगा आराम से, ना तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब चलो, जब बाहर से कोई एनर्जी उसको दोगे तब ना एब्जॉर्ब करेगा, खुद ब खुद क्यों करेगा वो? हाँ बोलो। चलो अगला पॉइंट लिखो। अब हमारे पास क्या था, हमने इस सिचुएशन तक चीजें देख ली है कि वो अपने ऑर्बिट में है। ठीक है, अगला पॉइंट हमें क्या बताता है कि अगर चलो भाई ये उसका स्टेशनरी स्टेट था, स्फेरिकल है पर हमने इसको इस तरीके से समझने के लिए ऐसा ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहां से जब ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो क्या करेगा, ये यहां से एक्साइट होगा। ठीक है, और एक्साइट करके ऊपर वाले स्टेट में आ जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। खाना खा रही हो क्या? हायर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। अब देखो दो केस हो सकता है, पहला हम इसको देखिए एब्जॉर्व किया। ठीक है, पहला क्या, एब्जॉर्व किया। दूसरा क्या हो सकता है, जब यहां से वापस आए तो एमिट किया। तो दोनों केस में हम चेंज ही निकालेंगे, एनर्जी चेंज हो रही होगी। पहले इसकी एनर्जी मान लो, पहले स्टेट में एनर्जी क्या है, E1 है। दूसरे केस में क्या है, ई टू है एनर्जी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब ये E1 से E2 में जा रहा है, जब ये E1 से E2 में जा रहा है, यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, लोअर से हायर में जाए तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरा केस क्या है, ये E2 से E1 में आ रहा हो, यानी यहां से इसमें आ रहा है, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। हाँ एमिट ही, वही सेम चीज है, या रिलीज होगी एनर्जी। ठीक है ना। एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, एनर्जी डिफरेंस जो होता है डेल्टा ई मान लो, एनर्जी एनर्जी डिफरेंस ये बराबर होगा E2 - E1 के। ठीक है, और ये एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, एच न्यू के फॉर्म में। यही एनर्जी हमें ऑब्जर्व होगी ना, एच न्यू के फॉर्म में, या फिर Hc/λ के फॉर्म में। ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो चौथा पॉइंट करके।
आगे देखते हैं इसको। अब यहां से हमें क्या मिला कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अगर फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। इसका मतलब अगर एनर्जी होगी तो वो भी क्वांटाइज्ड होगी, एनर्जी विल बी ऑल्सो बी क्वांटाइज्ड। तो इस बात को चलो लिखते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, पांचवा छठवां देख लो कौन सा है। सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only in those orbits, since the electron revolves only in those orbits which have some fixed value of energy, which have some fixed value of energy, which have some fixed value of energy, therefore, therefore the electron in an atom, therefore the electron in an atom the electron in an atom can have, can have certain, can have certain definite value of energy, can have certain definite value of energy, definite value of energy. Thus energy, thus energy of an electron in an atom, thus the energy of an electron in an atom is quantized. Thus the energy of an electron in an atom is quantized. क्या बोला मैंने, have certain definite value of energy, thus energy of an electron in an atom is quantized. अगला टॉपिक लिखो, सक्सेस ऑफ, सक्सेस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, सक्सेस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। पहला पॉइंट ठीक है, स्टेबिलिटी।
तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये कैसे एक्सप्लेन करता है? बोर जी ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि एटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। जब वो एक डेफिनेट या डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लूज भी नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा। तो ऐसे केस में क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि जब एनर्जी नहीं रेडिएट कर रहा है तो ये न्यूक्लियस में फॉल डाउन नहीं करने वाला है ना। अगर न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा तो फिर ये स्टेबल रहेगा। चलो तो इस पे लाइन लिख लो थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, हाँ स्टेबिलिटी में, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, as long as, according to this model, as long as electron revolve in a given orbit, in a given orbit, it neither evolves not absorbs, it neither evolves not absorbs energy, neither evolves not absorbs energy, and thus it is stable, and thus it is stable. ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, एनर्जी। सेकेंड थिंग इज, सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने बताया था वो बताया था एनर्जी के बारे में। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया था इनके द्वारा, जो एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया था इनके द्वारा वो क्या था, बताओ कोई फॉर्मूला किसको याद है? 2 पाई स्क्वायर me4z² अपॉन n² h²। ये एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया था इनके द्वारा, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर me⁴z² अपॉन n² h²। इसका डेरिवेशन करना है हम लोग को, डेरिवेशन वो करेंगे इसका। इन लोग के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से काम हो जाएगा। फिर भी जिसको डेरिवेशन चाहिए होगा वो उस क्लास में बैठ के डेरिवेशन सारे अटेंड करेगा, जितने भी डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। हाँ मैं सब बता रहा हूँ, सब क्या क्या है, मैं सबकी n² h², पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं सबकी सबका मतलब बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे एम क्या है, एम क्या है, व्हाट इज एम? एम है मास, किसका है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ ई से कर रहे हैं। एन क्या है? ऑर्बिट है। एन क्या है? एन इज ऑर्बिट। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड इज एटॉमिक नंबर। आओ चलो भाई देखते हैं। फॉर्मूला लिख लिया ना? इस फॉर्मूले में माइनस छूट गया, माइनस लिख लेना, माइनस। अब इस माइनस टर्म को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है, कि क्यों माइनस है।
सॉल्व किया जाए इनको। वैल्यू देख लो बाबू किसकी क्या होती है। पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू रखो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? ठीक है, -31 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबको पता है, एन ऑर्बिट, वो हम छोड़ देंगे क्योंकि जिस ऑर्बिट के कैलकुलेट करना है वो हम वहां देखेंगे। एच की वैल्यू क्या होती है? जूल सेकेंड। इसकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, इसकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पुट करते हैं और फिर हम लोग जो है देखते हैं क्या मिलता है हमें। लिख लिया सबने इसको? लिख रहे हो, चलो लिख लो फिर वैल्यूज पुट। चलो अब जो है हम लोग एनर्जी निकालते हैं। वैल्यू रखो, तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी -2.18 इंटू 10⁻−18। 2.18 इंटू 10⁻−18। देखो ऊपर हमारे पास यहाँ क्या था, जेड स्क्वायर था, तो हमने जेड स्क्वायर रख दिया क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा ना कि हमने एटम कौन सा लिया है। और एन स्क्वायर हमने ऐसे छोड़ दिया क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि वो किस ऑर्बिट में है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये हो गया जेड स्क्वायर, और इसका जो है तुम्हारा जो वो आया क्या बोलते हैं यूनिट है, वो क्या आएगा? जूल पर एटम। यूनिट क्या है? जूल पर एटम। ये हर एक एटम के लिए सॉल्व किया गया है, फॉर एटम्स। हाँ, चलो तो ये पहला हो गया। पहली यूनिट क्या है? जूल पर एटम में हमें मिली। अगर इसी को हम लोग ईवी पर एटम में चाहें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चाहें, तो ये हो जाएगा हमारा -13.6/n² इंटू जेड स्क्वायर ईवी पर एटम। ईवी पर एटम, ठीक है। और इसको किलो जूल पर मोल के फॉर्म में भी देखते हैं, सॉरी किलो जूल पर एटम के फॉर्म में। वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा -1312 डिवाइडेड बाई n² जेड स्क्वायर। लिख लो उसको। ये अच्छा, किलो जूल पर मोल, ये तीन फॉर्मूले देख लो।
किलो जूल पर मोल, पहला जूल पर एटम, ईवी पर एटम और किलो जूल पर मोल। तो यहां से हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, रेडियस। तो अगला हेडिंग डाला जाए, ये थर्ड होगा ना, थर्ड लिखो, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। और ये वेरियस ऑर्बिट मतलब डिपेंड करेगा कि तुम हाइड्रोजन ले रहे हो, हीलियम ले रहे हो, लिथियम ले रहे हो। सब में बस एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक। मोनो यूनि इलेक्ट्रॉनिक या मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा। और प्रोटॉन से पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन पे, क्यों ट्रांजिशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। चलो, तो इसकी जो वैल्यू आती है बाबू आर एन, वो किसके बराबर आती है, किसी को याद है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड, इसके बराबर आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। ठीक है ना। अब देखो यहां पर एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, 4 और पाई भी हमारे कांस्टेंट है, एम क्या है, मास है, ई क्या है, चार्ज है। इन सब की वैल्यूज को पुट करो, पुट हो जाएगा ना आराम से। इसके बाद जो हमें वैल्यू मिलती है आर एन की, वो क्या होती है, वो होती है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, और यूनिट क्या होती है इसकी, एंगस्ट्रॉम। यूनिट क्या होती है इसकी, एंगस्ट्रॉम। यूनिट इसकी एंगस्ट्रॉम होती है। कोई दिक्कत में नहीं ना है। चलो, अब इसको थोड़ा आगे आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा और बताओ इसमें। देखो ध्यान से, अब जैसे
ये स्क्वायर है ना। अगर तुम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करो, फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करो तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और एटम अगर हाइड्रोजन ले तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1। यहाँ पुट करो तो R1 कितना आएगा, आंगस्ट्रॉम। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 52.9 पिकोमीटर। तो ये रेडियस होता है फर्स्ट ऑर्बिट का, ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। चलो नोट डाउन कर लो इसको। ये 9 है ना, ये 9 लिखा हुआ है। राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी ना। इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो क्या है, स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करना और रिडबर्ग फॉर्मूला निकालना, कैसे वो निकला है। स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करना और रिडबर्ग फॉर्मूला निकालना, तो वो हम लोग कब नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे, ये सब समझ में आ गया ना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।